एक बार ये बोल दीजिए, अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आपको फ़ोन करेगा तो आप उसको जो है निःशुल्क सलाह देंगे और जितना हो सके बिल्कुल उसकी आप मदद। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करने चाहते हैं, हम निःशुल्क सेवा उनके लिए जुड़े हैं। एनी टाइम कभी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सलाह उनको निःशुल्क देंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर बाय राधे पाल। आज हम आए हैं जिला सत्र न्यायालय और हमारे साथ हैं अधिवक्ता कानून के जानकार सुमिरन कन्नौजिया जी। आज हम इनसे जानेंगे तमाम कानूनों के बारे में, जो नए कानून बने हैं उनके बारे में, SC/ST एक्ट क्या होता है उसके बारे में, RTI क्या होता है उसके बारे में, पुलिस को क्या अधिकार है उसके बारे में और आम जनमानस को क्या अधिकार है उसके बारे में, ऑनलाइन चालान के बारे में, जीरो FIR के बारे में, ऐसे तमाम प्रश्न जिनके उत्तर आम जनमानस आप सभी जानना चाहते हैं, वो आज हम अधिवक्ता सुमिरन कन्नौजिया जी से सवाल करेंगे और उनसे जवाब लेंगे। तो सुमिरन कन्नौजिया जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो समय दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट क्या होता है या किन परिस्थितियों में लागू होता है। किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट जो होता है वो किन परिस्थितियों में लागू होता है। सबसे पहले सर हम बता दें कि जो SC/ST एक्ट अधिनियम 1989 ईस्वी में आया, ये इनका विशेष उद्देश्य ये था कि मतलब जो SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लोग हैं इनको न्याय दिलाना और इनको कोई जनरल वर्ग या समान वर्ग के लोग इनको सता ना पाएँ, इसलिए संसद में ये कानून बनाया गया ताकि वो लोग का भी अपना अधिकार हो, उनसे कोई बदतमीजी से या उनको कोई मान सम्मान ठेस पहुंचाने के लिए कोई अमानवीय व्यवहार उनके साथ ना जी कर जी 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 सर। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति SC/ST एक्ट किसी व्यक्ति पर कब लागू होता है। जी सर, सबसे पहले हम बता दें SC/ST एक्ट तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर उसको जात सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, तब SC/ST लगती है। वैसे तो सर माना जाए तो SC/ST एक्ट लगते 12 तरीके होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसकी मोछी मुड़वा दे, नंगे घुमाए गांव में, चप्पल की माला पहना दे, और जो ऐसा कार्य कराया जाए जिससे वो करने के लिए नियमित रूप से नहीं, अगर उसको ज़बरदस्ती कोई कार्य कराया जा रहा है, तब SC/ST एक्ट लागू होती है सर। अच्छा, मतलब उसके साथ किसी व्यक्ति जो SC/ST समाज का व्यक्ति है उसके साथ यदि कोई अमानवीय तरीके से व्यवहार करे, जात सूचक शब्द का प्रयोग करे, तो उस कंडीशन में SC/ST एक्ट लागू होता है। जी सर। अच्छा, तो मान लीजिए जो है किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट लागू हो गया है, तो उसमें सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है। सबसे पहले सर हम बता दें SC/ST एक्ट तमाम धाराएं हैं, बहुत सी धाराएं हैं, जिसमें जिस तरीका की धारा जैसा धारा होती है वैसे ही पनिशमेंट उनको दिया जाता है। और SC/ST में तो सर ऐसा नियमता एंटीसिपेटरी बेल उनको नहीं मिलती है, ऐसा कानून में प्रोविजंस नहीं है, और गिरफ्तारी का तुरंत आदेश होता है और SI रैंक के ही अधिकारी SC/ST एक्ट का विवेचक करते हैं, वही लागू कर सकते हैं, उनकी धारा लगाते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब SC/ST एक्ट यदि किसी व्यक्ति पर लागू हो गया तो उसको अंतरिम जमानत नहीं मिल सकता है। जी जी सर। जी सर। तो उसको अंतरिम जमानत नहीं मिल सकता है और ये SI रैंक से ऊपर के ही SI रैंक का व्यक्ति जो अधिकारी है वही इसको इस एक्ट को लागू कर सकता जी है। जी। अच्छा, मान लीजिए किसी पर SC/ST एक्ट लग गया, ठीक है, लेकिन जो पीड़ित है वो सामने से आकर कह रहा है कि नहीं जो है हम समझौता करना चाहते हैं, या जो है किसी भी उसमें आकर जो है परिस्थिति सामान्य होने पर क्या होता है कि कई बार लोग आवेश में आकर जाके कंप्लेन कर देते हैं, लागू हो जाता है। तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे, समझौता करना चाहे, तो इस कंडीशन में क्या समझौता हो सकता है। जी सर, जो अभी पुराने कानून थे हमारे IPC CRPC इंडियन एविडेंस, उसमें ऐसा था
कि यदि मुकदमा दर्ज कर दिया गया तो बाद में कन्फेशन के आधार पे वादी मुकदमा का बयान दर्ज करने के बाद आप मुकदमे में कंप्रोमाइज़ कर सकते थे। लेकिन जो हमारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है BNSS, BSA, BNS, ऐसे कानून में प्रावधान नहीं है कि वो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में वो कर सकते हैं। इसका कंप्रोमाइज कहाँ पे होगा? न्यायालय पे होगा या थाने लेवल पे हो जाएगा? इस थाने पर नहीं होगा सर, न्यायालय में जब कोर्ट में जिस कोई मुकदमा यदि दर्ज होता है SC/ST के मामला, तो कोर्ट में चार्जशीट आती है। चार्जशीट आने के बाद ही यहाँ जब बयान दर्ज किए जाते हैं तो बयान दर्ज करने के बाद अगर वो कंप्रोमाइज़ करना चाहती है तो बयान चेंज करके कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। थाने पर इसका जो है कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। अगर एक बार SC/ST एक्ट लागू हो गया और उसका जो चार्जशीट दायर हो गई, कोर्ट में आ गई, तो फिर वो कोर्ट से ही होगा। फिर थाने पर जाना व्यर्थ है। अगर थाने पे कोई आपको कहे कि हाँ हो सकता है तो वो झूठ बोल रहा है इसका। जी, नहीं हो सकता, थाने पर तो कतई नहीं हो सकता सर ऐसा। जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी तो कंप्रोमाइज़ जो होती है न्यायालय में ही होगी और दोनों पार्टियों के प्रेजेंट में होगा। दोनों पार्टी के डिफेंस काउंसिल, प्रोसिक्यूशन काउंसिल होंगे, तमाम गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे, उसके आधार पर कंप्रोमाइज़ होगी। एक शब्द आजकल बड़ा सुनाई दे रहा है, 0 FIR। ये क्या होता है? 0 FIR का मतलब क्या है? आम जनमानस इसको किस तरह से समझे? जी सर, 0 FIR तो पहले जो कानून था हमारा CRPC, उसमें मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जो हमारा न्यू लॉ आया है BNSS, उसमें तो मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें 0 FIR का मतलब ये होता है सर, जैसे कि यदि हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं और घटना कहीं महाराष्ट्र में हो जा रही है तो हम उस महाराष्ट्र की घटना को अपने संबंधित थाने, नज़दीकी थाने पर दर्ज करवा सकते हैं। यही 0 FIR है। 0 FIR मैंडेटरी है, उनको दर्ज करना ही करना है। अच्छा, वहाँ पर कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं ये घटना हमारे थाना क्षेत्र की नहीं है, आप रहने वाले वहाँ के हैं तो आप अपने वहाँ जाइए। पुलिस को क्या अधिकार है? क्या पुलिस बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना न्यायालय के या उच्च अधिकारी के आदेश के किसी के निजी आवास में घुस सकती है? अगर घुस सकती है और वहाँ से गिरफ्तारी कर सकती है तो ऐसे किस कंडीशन में ऐसा संभव है? जी सर, सबसे पहले हम बता दें तो पुलिस का ये कहीं नहीं पावर है कि विदाउट वारंट, विदाउट समन कि किसी के घर में घुसे। हाँ, एक कंडीशन है कि यदि उनको लग रहा है कि व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कारित करने वाला है तो उस कंडीशन में पुलिस उनके घर में घुसने का अधिकार नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार कर सकती है यदि वो संज्ञेय अपराध कारित करने के अपराध में जुटे हुए हैं और पुलिस को ये जानकारी हो चुकी है कि कोई संज्ञेय अपराध करने वाले हैं तो उसमें पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ये जो CRPC की धारा 147 में गिरफ्तार करने की पावर है। घर में घुसकर और बिना किसी महिला पुलिस के? वैसे तो जब ये कंफर्म हो जाए कि अभियुक्त यही है और अपराध कर दिया है तो उनको प्रोविजंस है, पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि घर में जाके जामा तलाशी ले सकता है। यदि यहाँ कोई महिला अभियुक्त है तो विदाउट महिला के वो नहीं जा सकती है। और दूसरा कंडीशन ये है सर, यदि महिला तो सूर्य अस्त एवं सूर्य उदय होने के पूर्व कोई व्यक्ति फीमेल पुरुष महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। केवल महिला ही अधिकारी उसको गिरफ्तार करने की अधिकारी है। अच्छा, ये तो हो गई पुलिस के अधिकारों की बात। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आम जनमानस, आम आदमी के क्या अधिकार है। मान लीजिए कोई पुलिस किसी रंजिशवश, किसी अन्य कारणवश किसी को प्रताड़ित करता है, किसी को जबरदस्ती किसी पर मुकदमा कर देता है, किसी को थाने में ले जाकर उसके साथ मारपीट करता है, तो ऐसे कंडीशन में आम आदमी को क्या अधिकार है, लोगों को क्या अधिकार है, जनता को क्या अधिकार है? सर, इसके बारे में तो हम बता दें कि यदि किसी व्यक्ति के साथ पुलिस ऐसी बर्ताव कर रही है, मारपीट कर रही है जैसा पुलिस कह रही है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पुलिस वहाँ पर उस चीज़ों को कबूल कर ले जो कह रहे हैं गलत हो या जो भी सही हो। न्यायालय आपके लिए बनी है, पब्लिक के लिए न्याय दिलाने के लिए न्यायालय बनी है। यहाँ पर वो अपनी सही बात आकर बता सकते हैं और उनको उस अपराध से छुटकारा मिल सकता है। तो वो न्यायालय में आए या पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचित करे?
ये भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपके साथ कोई घटना हुआ तो पहली प्राथमिकता आपको बनती है कि आप संबंधित थाने पर जाएं, सूचना दें। यदि दरोगा या थाने से संबंधित कोई अधिकारी आपकी सूचना को नहीं दर्ज कर रहा है, एफआईआर नहीं दर्ज कर रहा है, तो आपके पास एक अधिकार और रहता है कि वो जाए एसपी साहब या पुलिस अधीक्षक जो अपने डिस्ट्रिक्ट के एसपी साहब होते हैं उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दें। अगर वहाँ पर भी यदि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती तो न्यायालय में आकर 175(3) दर्ज करवा सकते हैं। उसके हिसाब से जब मजिस्ट्रेट को अगर कागजनीस लेगा, मामला सही लग रहा है तो संबंधित अभियुक्त को तलब कर देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो पुलिस ने बेवजह उसको प्रताड़ित किया है, मारपीट किया है उसके साथ, वो व्यक्ति अब चूंकि थाने का है मान लीजिए, तो थाने का क्या होता है कि मान लो एसओ ने ही उसके साथ अगर कोई घटना किया है, उसको प्रताड़ित किया है, तो थाने पर तो नहीं जाएगा, वो भाग के जाएगा पुलिस अधीक्षक के पास, एसपी साहब के पास। वहाँ पर भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि व्यक्तियों के मन में एक डर रहता है कि अगर दोनों क्या होते हैं, सेम ही है, पुलिस महकमा ही है, वो आया न्यायालय में, तो न्यायालय फाइनली आदेश थाने को ही तो देगा कि आप जाके विवेचना करिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे में जनता क्या उम्मीद रखे कि उसको कहाँ तक, किस स्तर तक न्याय मिल सकता है, कि जब वही है ना कि जो है दही की रखवाली बिल्ली अगर करे तो फिर कहाँ तक संभव है ऐसा। देखिए सर, वो मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड है। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि मामला संगीन है तो डायरेक्ट एफआईआर दर्ज करने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को देगा। यदि कोर्ट से, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं रिलीफ मिल रहा है तो आपके पास 2 अधिकारी और सी हैं, जिसमें हमारे पास एक रिट प्रोविजंस दिया गया है 226 में, जिसमें हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। यदि कोई थाने से संबंधित कोई उच्च अधिकारी या एसपी हुआ या एसओ हुआ अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आप उसके खिलाफ, जैसा वो अगर आपका बात नहीं मान रहा है, आपकी सूचना नहीं दर्ज कर रहा है, तो आप 226 के साथ हाई कोर्ट में जाकर एक मैंडेमस रिट दाखिल कर सकते हैं, जिसमें ये प्राविधान दिया गया है कि यदि पुलिस है तो पुलिस की ऑन ड्यूटी ये होती है कि जो भी शिकायत करता है उसकी सारी बात को सुने, और यदि उसको लग रहा है कि मामला गंभीर है तो एफआईआर दर्ज करे। यदि मामला गंभीर होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो आप न्यायालय में आइए। यदि न्यायालय से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तब भी आपके पास बहुत से अधिकार, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाके 226 मैंडेमस रिट दाखिल करिए, या जो ऑर्डर यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पक्ष में ऑर्डर नहीं होती, आपके विरुद्ध ऑर्डर होती, तो आप रिवीजन में जा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। आपके पास बहुत से अभी कानून है जहाँ पे आपको न्याय मिल सकता है। जैसे मेरे कहने का मतलब बस इतना था कि न्यायालय फाइनली आदेश देगा संबंधित थाने को, और थाने पर वही लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति के साथ कोई घटना जो है किया है, तो फाइनली विवेचना वही करेंगे। तो क्या इसके लिए कोई अलग टीम, ऐसा कुछ प्रावधान है जिससे जहाँ पर जाके कोई ऐसा संस्था है, ऐसा कुछ है जहाँ पे जाके वो पुलिस की शिकायत कर सके? सर, पुलिस की शिकायत तो संबंधित यदि एसओ ने कोई गलती किया है तो उसके उच्च अधिकारी एसपी को दीजिए, या डीजीपी हैं, आईजी हैं, उनको भी आप दे सकते हैं। यदि आपको रिलीफ नहीं मिले तो न्यायालय है, न्यायालय में आपको कंपलसरी न्याय मिलेगा ही, बशर्ते थोड़ा समय लगेगा लेकिन न्याय मिलेगा। चालान जो होता है, एक होता है ऑनलाइन चालान। तो ऑनलाइन चालान किस कंडीशन में हो सकता है? मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है और ऑनलाइन चालान यदि किसी के साथ हो गया है, किसी के व्हीकल का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कुछ भी है, तो वो किस तरह से उसको भर सकता है? यदि उसको नहीं पता चला या उसने नहीं भरा तो उसके लिए क्या उसको आगे क्या कार्रवाई हो सकती है उसके विरुद्ध? सबसे पहले यदि कहीं ट्रैफिक पुलिस लगी हुई, यदि आपको रोक रहा उच्च अधिकारी जो है, ये सन 1932 में भारतीय वोटर मोहन अधिनियम आया। इसमें यह है कि उपनिरीक्षक रैंक से नीचे का अधिकारी तो आपका चालान नहीं कर सकता। यदि आपको कहीं रोका गया चालान के लिए तो पहले नंबर आप आराम से रुक जाइए। यदि आपके पास गाड़ी का कागज़ है तो गाड़ी का कागज़ दिखाइए। यदि नहीं मान रहा, यदि चालान कर दिया तो आपके पास 2 प्रोविजंस हैं, आप या तो ऑनलाइन जमा कर दीजिए, या कोर्ट में जब वो मुकदमा आ जाता है तो आपको कोर्ट से एक सम्मन भेजा जाता है, उस सम्मन पे आके आप अपना चालान जमा कर सकते हैं। जैसे कोई घबराने वाली बात इसमें नहीं। एक होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? कोई व्यक्ति किन विभागों से आरटीआई मांग सकता है
थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्रदान करें। जी सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन सबसे पहले 2005 में आया। ये आम जनता के लिए बहुत कहें तो एक ठोस सबूत है। यदि उसके खिलाफ कोई साजिश रचा जा रहा है या कोई कर्मचारी कोई अधिकारी गलत कर रहा है तो उस अधिकारी के खिलाफ उससे उच्च अधिकारी से हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के आधार पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यदि वो सूचना देने से मना करता है तो उसके उच्च अधिकारी को हम अपील करते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। किन किन विभागों से आरटीआई दिया जा सकता है? ये तो सर कई निम्न विभागों से लिया जाता है, जैसे प्रधान हो गए, लेखपाल हो गए, बीडीओ हो गए, थाना से संबंधित कोई चीज़ हुआ, मेडिकल से संबंधित है, इन सारे क्षेत्रों से ले सकते हैं। केवल 2-3 विभाग ऐसे हैं जिनसे हम आरटीआई नहीं मांग सकते हैं, जैसे आर्मी, सैन्य विभाग, जुडिशरी, न्यायपालिका से इनसे संबंधित हम आरटीआई नहीं मांग सकते। जुडिशरी से आरटीआई मांग सकते हैं। अच्छा। सैन्य विभाग जो है उससे नहीं मांगा जा सकता आरटीआई। दूसरा चीज ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को लग रहा है कि उसके क्षेत्र में कोई घटना हुई है और उसको ये लग रहा है कि इस घटना में मेरा नाम जबरदस्ती या किसी द्वेषवश शामिल किया जा सकता है और पुलिस मुझे किसी कारणवश उठा सकती है, मेरे साथ मारपीट कर सकती है। ऐसा अगर उसको लग रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में उसे क्या करना चाहिए जिससे उसका बचाव हो सके, वो मारपीट से, पुलिस की 3rd डिग्री से बच सके? सबसे पहले तो ये कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि हमारे विरुद्ध कोई थाने पर संबंधित FIR दर्ज हुआ, हमें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो उस व्यक्ति के पास एक ह्यूमन राइट्स अधिकार है कि वो न्यायालय में आकर सरेंडर आत्मसमर्पण कर दे और उसको न्यायालय में अपनी जो बात है, ये गलत है, जो भी सही है वो रख के और उसको न्यायालय जमानत पे छोड़ सकती है। पुलिस के पास उसे जाने का कोई अधिकार, वो अंतरिम बेल ले सकता है क्योंकि वो जो है निर्दोष है और वो मजिस्ट्रेट के सामने आकर ये कहे कि सर देखिए मैं उस घटना में शामिल नहीं था, मैं उस समय यहाँ पर था, मुझे किसी और द्वेषवश जो है मेरा नाम FIR में पड़ गया है, लेकिन मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं समर्पण कर रहा हूँ, मैं अपनी पक्ष रख रहा हूँ, किसी वकील के द्वारा अपना पक्ष रखे और फिर उसे अंतरिम बेल आराम से मिल जाता है। जी तो सर वो अंडरटेकिंग देगा कि जब भी न्यायालय मुझे बुलाएगी, जब मैं न्यायालय आता रहूँगा, न्यायालय की जो आदेश है मैं उसका पालन करूँगा। जब भी न्यायालय मुझे बुलाएगी आता रहूँगा, न्यायालय का अनुपालन करूँगा, जैसा न्यायालय समझे वैसा मैं आदेश का फॉलो करूँगा। और मान लीजिए किसी को पुलिस ने पकड़ भी लिया और मामला बड़ा है, 302 का मामला है, 302 शायद अब धारा चेंज हो गया है कुछ और, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। हत्या का मामला है, तो हत्या के मामले में क्या होता है, पुलिस जो है कई लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, बहुत सारे लोगों को, जो निर्दोष हैं उनको भी गिरफ्तारी हो जाती है कि पूछताछ करेंगे, इस स्तर पे गिरफ्तारी हो गई। तो पुलिस के प्रताड़ना से या पुलिस के उससे जो है बचने के लिए वो क्या करना चाहिए उसको थाने में जाकर? सबसे पहले तो यदि किसी व्यक्ति ने रियलिटी में हत्या कर ही दिया है तब भी उस व्यक्ति के पास ये अधिकार है, यदि पुलिस से बचना चाहता है तो न्यायालय में होकर सरेंडर कर दे और न्यायालय उचित समझेगी तो उसे बेल देगी, अन्य जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी और फिर प्रोसेस चार्जशीट आएगी कोर्ट में, चार्जशीटों का बयान हो देखा जाएगा, डिफेंस काउंसिल बेल दाखिल करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है तो जिला न्यायालय से उसे जमानत मिल सकती है, अन्यथा हाई कोर्ट उसे जाना पड़ेगा बेल दाखिल करने के लिए। वो पुलिस से बच सकता है अगर वो सरेंडर कर दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने हत्या नहीं की या कोई घटना कारित नहीं की, लेकिन फिर भी पुलिस उसको मार रही है या किसी अन्य तरीके से उसको बाध्य कर रही है कि वो जो है जुर्म जो है स्वीकार करे, और उसने स्वीकार कर भी लिया, मान लीजिए कहीं साइन वगैरह कर दिया, दस्तखत कर दिया, तो वो चीज़ जो है जो पुलिस के सामने उसने बयान दिया है, दर्ज कराया है, क्या वो न्यायालय में मान्य होता है? किस स्तर तक मान्य होता है?
पुलिस द्वारा जो भी बयान लिया जाता है थाने पर लीगलिटी नहीं होता, मान्य नहीं होता, क्योंकि ये भी रहता है कि पुलिस जोर दबाव मार पीट कर वो बयान दर्ज करवाती है। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि यदि किसी व्यक्ति को थाने पर पकड़ लिया गया है तो वो पुलिस की बातों को फॉलो करें, जैसा वो कह रहे हैं कर दें। न्यायालय उनके लिए बनी है न्याय देने के लिए, जो सही चीज़ें हैं वो न्यायालय में आए बताएं, न्यायालय उनको जस्टिस दिलाएंगे। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने घटना कारित नहीं किया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसे मारपीट करके उससे जबरदस्ती किसी जो है बयान ले रही है, कबूल करवा रही है कि नहीं तुम कबूल करो कि तुमने ही ये घटना किया है, तो उस व्यक्ति को पुलिस की मार से, पुलिस की प्रताड़ना से बचने के लिए वहाँ पर एक तरह से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और न्यायालय में आकर वो अपना पक्ष पूरी जो है अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करें कि सर मैंने ये ऐसा ऐसा जो भी है न्यायालय में आकर रखें। और पुलिस के जो पास जो बयान दर्ज है वो कोर्ट में मान नहीं होगा, वो बयान नहीं मानना होगा, क्योंकि वो जोर जबरदस्ती से व्यक्ति से लिया गया है। व्यक्ति मारपीट से घबरा जाता है तब वो बयान दे देता है, तो ऐसी बयान को न्यायालय नहीं मानती। न्यायालय स्वयं अपना एक बयान कराएंगे। 161 जो होता है मुलजिम का 164 होता है, बाकी सब जो संबंधित गवाह होते हैं 161 की बयान लिए जाते हैं। उन सब तथ्यों के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति मुलजिम है या नहीं। एक शब्द होता है विवेचना। ये विवेचना क्या होता है और विवेचना मान लीजिए कोई घटना हो गया तो कितने दिनों तक चलता है, विवेचक कौन होता है और विवेचना में क्या चीज़ें होती हैं, क्या किन किन चीज़ों का रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे क्या होता है, थोड़ा सा हाईलाइट करिए इस पर। जी सर, जैसे कि मान लीजिए आपके साथ कोई घटना होती है तो आप थाने पे जाते हैं FIR दर्ज करवाने। FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के बाद मामला लग रहा है कि गंभीर प्रकृति का है, तो जो IO होगा विवेचक अधिकारी, जो SI रैंक के नीचे का नहीं होता, वो जाएंगे। घटना IO का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। विवेचक अधिकारी जो होते हैं वो घटना स्थल पर जाएंगे, घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाएंगे, नक्शा नजरी तैयार करेंगे, वहाँ से संबंधित गवाहों को बयान लेंगे, घटना कब हुई, कितने बजे हुई, क्या कैसे हुई, वहाँ की सारे फोटोज लेते हैं, नक्शा नजरी तैयार करते हैं, सारी गवाहों की बयान लेते हैं। मेडिकल बनाना उनका प्राथमिकता है। पहले यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होती है और उसे मारा पीटा गया है तो पहली प्राथमिकता है कि ये भी है कि FIR दर्ज करने से पहले भी पुलिस मेडिकल करा सकती है, FIR दर्ज होने के बाद भी करा सकती है। तो सर विवेचना में तो FIR की कॉपी होती है, मेडिकल होती है, 161 गवाहों के बयान होती है और मेडिकल रिपोर्ट होता है, और जो 164 जो विक्टिम का 161 का बयान लिया जाता है वो होता है। तमाम जैसे माना जाए तो उस केस का सारा निचोड़ चार्जशीट होता है। जब चार्जशीट कोर्ट में सबमिट हो जाती है, दाखिल हो जाती है, जिसे हम विवेचना के आधार पर सब सबूतों का इकट्ठा करते हैं, कोर्ट में मेंशन करते हैं। ये केस के ऊपर डिपेंड करता है सर कि मतलब चार्जशीट कितने दिनों में फाइल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आमतौर पे कितने दिनों में फाइल होता है? जैसे सर तो पनिशमेंट के आधार पे होता है कि किसमें कितना सजा है। मान लिया जाए जिसमें 7 साल या 7 साल से कम की सजा है, उसमें पुलिस के पास 60 डेज 60 दिन की अधिकार होता है चार्जशीट कोर्ट में फाइल करने की। और जिसमें 7 साल या 7 साल से एबव की सजा होती है उसमें 90 डेज 90 दिन की होती है। लेकिन उसमें एक है, यदि मुलजिम जेल में है तो चार्जशीट का कोई बाउंडेशन नहीं है कि मतलब 60 दिन में दाखिल कर दिया जाए या 90 दिन में दाखिल किया जाए। एक होता है पॉस्को एक्ट जो है, ये किस कंडीशन में लगता है, इसमें सजा का क्या प्रावधान है, इस पर थोड़ा बताइए। पॉस्को एक्ट तो सर इसलिए ले आएगा क्योंकि IPC जो था एक जनरल लॉ है। जनरल लॉ में केवल जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या जो भी चीज़ें गैंग रेप, बलात्कार जैसे होती थी, तो इन सजाओं को मतलब फीमेल पुरुष व्यक्ति को पनिशमेंट मिलती है। लेकिन कभी कभी इसका अपवाद हो गया, कहीं कहीं ये भी दिखने लगा कि मान लीजिए महिला भी व्यक्ति का रेप कर सकती हैं, तो इसमें IPC में संशोधन करने के लिए मतलब संसद सोची, लेकिन इसमें इसलिए नहीं की क्योंकि ये भी एलिगेशन लगाएगा कि मान लीजिए किसी औरत के साथ में, किसी महिला के साथ में कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो व्यक्ति ये भी कहेगा औरत ने मेरा बलात्कार किया
औरत कहेगी पुरुष मेरा बलात्कार किया, तो इसका एक्सेप्शन था, इसलिए इसको मतलब अमेंडमेंट नहीं किया गया। इसको एक पर्सनल पॉक्सो एक्ट लाया गया 2012 में। पॉक्सो एक्ट 18 ईयर्स बिलो के जो व्यक्ति होते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, चाहे कोई लड़का हो या लड़की, यदि उसके साथ कोई वयस्क व्यक्ति अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है या सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो उसको पॉक्सो एक्ट उस पर लागू होती है। पॉक्सो एक्ट में देखा जाता है कि मान लीजिए कोई लड़की है, नाबालिग है, 18 साल से उसकी कम उम्र है, और लड़का जो है बालिग है, और उन दोनों को गिरफ्तारी हो गई। अब चूंकि लड़की कह रही है कि नहीं, मैं लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, लड़का मुझे ज़बरदस्ती नहीं ले गया था, मैं स्वयं अपनी इच्छा के अनुरूप जो है उसके साथ गई थी, तो ऐसे कंडीशन में क्या लड़की का बयान मायने रखता है या उसके घर वालों का बयान मायने रखता है? जो 164 का बयान जो होता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें थोड़ा सा बताइए कि लड़की यदि ऐसा कह रही है तो कहाँ तक उसका बयान एडमिसिबल होता है? सबसे पहले हमें बता दें सर आपको कि 164 का बयान लड़की का तभी माना जाएगा जब वो 18 वर्ष कंप्लीट कर चुकी हो, क्योंकि जब तक चाहे मेल हो या फीमेल, कोई पुरुष हो या महिला, यदि 18 वर्ष से कम की है तो उसकी बातें न्यायालय नहीं मानती, क्योंकि वो नाबालिग की कैटेगरी में आता। इसलिए उसके कहने से उसकी पति को, जिसके साथ में वो गई है, उसका सज़ा कम नहीं होगा। हाँ, यदि 18 वर्ष से हो तो उसको रिलीफ कोर्ट देगी। जो अभी हाल ही में नए कानून आए हैं, BNS भारतीय न्याय संहिता, ये क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने कानून तो थे ही, और इनमें क्या बदलाव हुआ है, ऐसा इसमें नया क्या है? इसमें सर जैसे कि वो IPC जो था, इंडियन पैनल कोड, ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया कानून था। तो जो हमारे संविधान में जो प्रक्रिया है, पार्लियामेंट को ये संसद में पास किया गया, और ये 25 दिसंबर 2023 को ये बनाया गया, और 1 जुलाई 2024 में इन्फोर्समेंट लागू हो गया। इसका मेन पर्पज ये था कि क्योंकि अंग्रेज़ों को द्वारा बनाया गया कानून को उद्देश्य चेंज करना, और दूसरा नंबर इसमें कुछ जो धाराएं हैं इनको रिमूव कर दिया गया है, कुछ नए धाराओं को इंसर्ट किया गया है। और IPC जो था उसका मेन पर्पज था इंडियन पैनल कोड। इंडियन मतलब भारतीय, पैनल मतलब दंड, और संहिता मतलब तो धारा होती है, धारा मतलब धारा, ठीक। तो ये उसका पर्पज ये था, उसका उद्देश्य था ये कि मतलब जो लोग गलत किए हैं उसको दंड दिलाकर ही न्याय दिलाना। लेकिन जो हमारा न्यू कानून BNS बना है, भारतीय न्याय संहिता, इसका ये है यदि किसी व्यक्ति ने आपके साथ या मेरे साथ कोई गलत किया तो उसको जस्टिस दिलाना, इसका पर्पज न्याय दिलाना जी, दंड की जगह न्याय दिलाना। और एक उसमें एक जो FIR थे जो पहले CRPC में 154 में हुआ करते थे, आज जो BNSS नए कानून 173 बन गया, उसमें 2 चीज़ें ऐड कर दिए गए हैं। पहला ये कर दिया गया है कि जो उसका सबसेक्शन 4 होता है, उसमें पुलिस ने मैंडेटरी कर दिया है, पुलिस के पास ये पावर दे दी गई है कि अगर कोई 2 साल या 7 साल से उसकी सज़ा है किसी भी ऑफेंस में, तो पुलिस पहले DYSP रैंक से परमिशन लेकर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने की टाइम बाउंड है 14 दिन के अंदर पुलिस को, जो IO होगा उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कंप्लीट करना है। यदि हाँ पुलिस को लग रहा है कि मामला संगीन नहीं है, इस मामला चलाने का कोई औचित्य कारण नहीं है, तो मामला को वहीं डिस्पोज कर सकता है। ये कानून लाए गए हैं। और दूसरा उसमें सबसेक्शन 1 जोड़ा गया है, 173 का सबसेक्शन 1, जिसमें पहले भी 0 FIR था, लेकिन 0 FIR मैंडेटरी नहीं था। अब जो नए कानून पास किए गए हैं उसमें 0 FIR मैंडेटरी कर दिया गया। बाकी सब चीज़ें से मिलती जुलती हैं, और धाराओं को 20 से 21, 21 से 22 ऐसे करके चेंज कर दिया गया। जैसे 302 है जो हत्या का धारा था, वो भी शायद बदल गया है जी। जो पहले 302 हत्या की धारा थी, अब वो 103 BNS में आ गई है। 419,
420 जो 420 था 318 सब क्लास 4 में आ गई हैं। स्नैचिंग का केस है। यदि किसी व्यक्ति के साथ छीना झपटी अदर किसी प्रकार किए जाते हैं तो 400। यानी अब किसी के मोबाइल नंबर, मकान नंबर या कोई भी नंबर 420 है तो उसको जो है चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता की जरूरत क्या, लोग मजाक के तौर पर लेते थे, अरे तुम तो 420 हो, 420 हो, तो वो 318 हो गया। जी जी धोखाधड़ी वाला जो ये था। अपना अमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको एक बार अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर बता दीजिए। दूसरा ये कि हम चाहते हैं, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे दर्शक जो हमारे YouTube चैनल को देखकर आपके पास फ़ोन करते हैं तो आप उन्हें निःशुल्क सेवा देंगे, निःशुल्क सलाह देंगे, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। जी सर, मैं सिविल कोर्ट जनपद सिद्धार्थनगर से मैं एडवोकेट सिमरन कनौजिया। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8601374274 है। इस पे कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई समस्या ला संबंधित, कानून संबंधित है तो मुझसे निःशुल्क एनी टाइम एक बार ये बोल दीजिए, अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई आपको फ़ोन करेगा तो आप उसको जो है निःशुल्क सलाह देंगे और जितना हो सके बिल्कुल उसकी आप मदद। जी सर, आपके चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करने चाहते हैं, हम निःशुल्क सेवा उनके लिए जुड़े हैं। एनी टाइम कभी वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम सलाह उनको निःशुल्क देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दर्शकों आपके लिए ऐसे ही जानकारी लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे YouTube मंच पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद और वकील साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।